Friends, as you all know, from today I can say we have completed part 5 and part 6 of the Indian Constitution. पार्ट 5 और पार्ट 6 हम पूरा फिनिश कर चुके हैं फ्रेंड्स, और अब जो है हमें उसके आगे पार्ट 7 जो है वो स्टार्ट करना है फ्रेंड्स। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन का एक बड़ा मेजर पोर्शन जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम गिविंग यू माय पर्सनल नंबर। इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट लेट मी नो, ताकि आपके डाउट्स जो हैं मैं उनको अच्छे से सॉल्व कर सकूं। अब फ्रेंड्स, हमें एज यू कैन अंडरस्टैंड आज से पार्ट 7 स्टार्ट करना है। बट द थिंग इज, हम पार्ट 7 ना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 8। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर व्हाई नॉट पार्ट 7, व्हाई पार्ट 8? सो फ्रेंड्स, पार्ट 7 जो है ये असल में रियासतों से रिलेटेड था, प्रिंसली स्टेट्स, जो कि क्या हो चुका है फ्रेंड्स, अब खत्म हो चुके हैं। इफ यू रिमेंबर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स और इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी जब मैंने आपको पढ़ाया था, सो उस समय आई लेट यू नो कि 1956 में 4 पार्ट्स क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, और 1971 में प्रिंसली स्टेट्स को पूरी तरह से रिकॉग्निशन क्या कर दिया, इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिया। सो ये पार्ट 7 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रेंड्स क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, इसलिए हमें इसको स्टडी नहीं करना है। सो फ्रॉम टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ नेक्स्ट पार्ट, that is part 8 of the Indian Constitution, that is Union Territories। अब फ्रेंड्स, इसको स्टडी आउट करने के पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इट इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक और यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स पूछे जाते हैं, बट फिर भी इसको स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू में हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका क्या हुआ है, वो स्टेट से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया है। और रिसेंट में भी एक यूनियन टेरिटरी था जिसे अब यूनियन टेरिटरी के पोस्ट से हटा दिया गया है। कमेंट करिए कौन सा था। प्रेजेंट में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सिनारियो है और किसी भी एग्जाम में इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि आखिर यूनियन टेरिटरीज होते क्या है। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, हमने जब आर्टिकल 1 स्टडी करा था, सो फ्रेंड्स व्हाट डज आर्टिकल 1 से? डेफिनेटली इंडिया, डेट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इसे हमने आर्टिकल 1 में स्टडी करा था। अब फ्रेंड्स टेल मी, यूनियन ऑफ स्टेट्स के अलावा स्टेट्स के बारे में आपने क्या स्टडी करा है? डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपने स्टडी करा है कि इन इंडिया वी हैव डिवीजन ऑफ पावर। सो उसी तरीके से अब क्या यूनियन टेरिटरीज के लिए भी डिवीजन ऑफ पावर होता है? देयर शुड बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड। एंड इसके अलावा आर्टिकल 1 के ही थर्ड सेक्शन में मैंने आपको स्टडी कराया था कि हमारी इंडिया जो है उसमें 3 तरह की टेरिटरीज हो सकती हैं। एक क्या हो सकती है, स्टेट्स हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है, यूनियन टेरिटरी हो सकती है, और तीसरी क्या हो सकती है, एक्वायर्ड टेरिटरी होती है। ट्राई टू रीड केयरफुली फ्रेंड्स, आर्टिकल 1 ने क्या कहा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है, और डिवीजन ऑफ पावर भी किसके बीच में है, सेंटर और स्टेट के बीच में है। तो क्या यूनियन टेरिटरीज को भी उतनी ही पावर दी जा सकती है? डेफिनेटली नॉट फ्रेंड्स, यूनियन टेरिटरीज को उतनी पावर नहीं दी जाती है। बट सर बड़ा कंफ्यूजन है, दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है, पुडुचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, बाकी जगह लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। सो आखिर सर ऐसा क्यों करते हैं? सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन में आपको क्लियर होगा। सबसे पहले यूनियन टेरिटरी क्या होता है फ्रेंड्स, इसको पर मैं डिफाइन करना चाहूंगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली द डेफिनेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी ऐसे एरियाज होते हैं जो किसके कंट्रोल में होते हैं, दो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज जो है कहा जाता है। इनका नेम ही क्लियर करता है कि ये क्या है, सेंटर के कंट्रोल में टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है। बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग फ्रेंड्स ये है कि जैसा सेंटर और स्टेट में डिवीजन ऑफ पावर होता है, वैसा यूनियन और स्टेट में जो डिवीजन ऑफ पावर होता है वो यहाँ पर सेंटर और यूनियन टेरिटरी में नहीं होगा। यानी कि जो रिलेशनशिप है यूनियन टेरिटरीज का सेंटर के साथ, वो फेडरल नहीं होगा। मार्क माय वर्ड्स फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका फिर भी ऐसा क्यों, आखिर क्या रीजन है जिसके कारण हम यूनियन टेरिटरीज जो हैं
इनको स्टेट जितना पावरफुल नहीं बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, हर यूनियन टेरिटरी जो क्रिएट करा गया है उसके क्रिएशन की भी क्या है, अपनी एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, डेप्थ वजह है, जिसके कारण हम उसे पावर्स नहीं देते हैं। और पावर ना देने के साथ साथ एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आना चाहिए कि सर इन्हें सेपरेट स्टेट ही क्यों नहीं बना देते। सो फ्रेंड्स, हम इन्हें पावर्स भी बहुत ज्यादा ग्रांट नहीं करते हैं और स्टेट भी नहीं बनाते हैं। उसका रीजन अगर आप समझना चाहते हैं सो इनके क्रिएशन को आपको समझना होगा। सो आप अपने आप समझ जाएंगे कि आखिर इन्हें पावर्स क्यों नहीं ग्रांट की जाती और इन्हें स्टेट क्यों नहीं बनाया जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट पुडुचेरी एंड दादरा नागर हवेली। अब फ्रेंड्स, ये क्यों बनाए गए हैं? इफ यू रिमेंबर, जब मैंने आपको इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी पढ़ाया था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो पुडुचेरी है वहां पर कौन रहती थी, फ्रेंच पॉपुलेशन रहती थी। जो दादर नागर हवेली है वहां पर कौन रहते थे, पुर्तगाली जो है वो रहते थे। तो इसके कारण जो पुर्तगीज और फ्रेंच का कल्चर है वो इंडिया में बहुत ज्यादा क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। और इस मिक्सेशन के कारण इनकी जो इंडिविजुअलिटी है वो अपने आप में ही क्या हो गई है, एक बड़ी यूनिक आइडेंटिटी बन गई है। अब अगर इसको किसी स्टेट में मिक्स करेंगे तो जो पुडुचेरी है और दादर नागर हवेली है ये अपनी इंडिविजुअलिटी क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। ये अपना कल्चर क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। इसीलिए इन्हें किसी स्टेट में मर्ज नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा पावर्स भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये अपने आप में थोड़े डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं ये सेपरेशन की डिमांड भी कर सकते हैं। सो इसलिए पुडुचेरी और दादर नागर हवेली कल्चरल रीजन से क्या बनाए गए हैं, यूनियन टेरिटरी बनाए गए हैं। अदर देन दैट, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स सी, these are the positions of Andaman and Nicobar and Lakshadweep. अब आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली, बट प्लीज इफ यू रिमेंबर टेल मी कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आखिर इनको हमने इंडिया के अपने कब्जे में क्यों ले रखा है? इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये तो हमारी बॉर्डर से भी क्या है, अलग हैं, बट स्टिल इनको हमने अपने कंट्रोल में ले रखा है फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आप देखें, एक जो है अंडमान निकोबार वो किसके नियर है, चाइना के नियर है, और दूसरा लक्षद्वीप किसके नियर है, पाकिस्तान के नियर है। और हम ऑलरेडी इंडिया को अगर बात करें तो हम एक साइड से चाइना से घिरे हैं, एक साइड से हम पाकिस्तान से घिरे हैं। तो अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हमारे कंट्रोल में ना हो तो हम चारों तरफ से क्या होंगे फ्रेंड्स, एनिमीज से सराउंडेड हो जाएंगे। सो ज्योग्राफिकल रीजन के कारण इन दोनों को क्या बनाया गया है, यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। और किसी स्टेट का भी पार्ट इसीलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि अगर वो स्टेट इनको कंट्रोल कर रहा है तो हो सकता है वो चाइना पाकिस्तान से किसी तरह की रॉन्ग डीलिंग जो है कर पाए। अब इसके अलावा फ्रेंड्स, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो फ्रेंड्स आई गेस नो नीड टू टेल एनीथिंग, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो लगातार राइट्स का प्रॉब्लम रहा है, दंगों का प्रॉब्लम रहा है, टेररिज्म एक्टिविटीज रही हैं, उसके कारण जो है इनकी जो पावर्स है और इनका जो स्टेट का जो रिकॉग्निशन है, डेजिग्नेशन है, उसको क्या करा गया है, स्नैच करा गया है, ताकि वहां की जो कंडीशंस है उन्हें नॉर्मल किया जा सके। और हमारे जो गवर्नमेंट है उसने ये इंश्योर करा है कि जैसे ही सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी इन्हें वापस से क्या करेगा, इन्हें वापस से स्टेट का रिकॉग्निशन दे दिया जाएगा। अब लेट्स टॉक अबाउट दिल्ली। सो फ्रेंड्स, दिल्ली इज व्हाट? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। इट इज कॉल्ड एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और क्या कैपिटल को आप किसी स्टेट का पार्ट बना सकते हैं फ्रेंड्स? डेफिनेटली नॉट। और कैपिटल को अगर आप स्टेट बना दोगे तो फिर वो कैपिटल सिटी कैसे रह जाएगी, वो तो खुद एक स्टेट बन जाएगी। अदर देन दैट फ्रेंड्स, चंडीगढ़। चंडीगढ़, इफ यू रिमेंबर, जब मैंने इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी आपको एक्सप्लेन किया था, सो उस टाइम मैंने फ्रेंड्स बताया था कि पंजाब और हरियाणा में रिवोल्ट चल रहा था, जिसके कारण 1966 में दोनों को एक सेपरेट स्टेट्स जो है बना दिया गया था। और चंडीगढ़ की लोकेशन अगर आप देखें तो वो एग्जैक्ट पंजाब और हरियाणा के क्या है फ्रेंड्स, सेंटर में है। इसलिए ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूट था कि चंडीगढ़ किसकी कैपिटल बनाए, पंजाब की या हरियाणा की। तो इसलिए पॉलिटिकल रीजन से इसको क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी। ना तुम्हारा होगा ना हमारा होगा, ये तो सेंटर का होगा। सो इस तरह से हर यूनियन टेरिटरी के फॉर्मेशन की
अपनी क्या है फ्रेंड एक स्टोरी है, अपना क्या है एक जोग्राफिकल कल्चरल या पॉलिटिकल रीजन है, जिसके कारण उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो भी बनी रहे, और साथ ही साथ वो जो है कोई भी मिसयूज ना कर पाए, इसलिए उसकी पावर्स भी क्या है मिनिमाइज रहे, और उसको स्टेट का रिकॉग्निशन भी ना दिया जाए। पर दिल्ली जो है एज यू नो, केजरीवाल जी लगातार डिमांड करते रहते हैं फ्रेंड्स कि गिव स्टेट लेवल रिकॉग्निशन टू दिल्ली, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। और फ्रेंड्स दमन एंड दीव भी पहले यूनियन टेरिटरी था, बट अब नहीं है। सो इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट स्ट्रक्चर, इंडिया में फ्रेंड्स कितने यूनियन टेरिटरी हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब सवाल उठता है कि एज आई टोल्ड यू, यूनियन टेरिटरीज में हम फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये स्ट्रक्चर क्या होगा? सो फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर को आर्टिकल 239 जो है डिस्क्राइब करता है। ट्राई टू रीड एवरी वर्ड ऑफ दिस आर्टिकल वेरी केयरफुली। Parliament has the power to prescribe the structure of administration in various union territories, and every union territory shall be administered by the President acting through an administrator appointed by him. बट व्हाट डज इट मीन? सो फ्रेंड्स समझिएगा, जो यूनियन टेरिटरी है उसको एडमिनिस्टर करने की पूरी पूरी पावर्स किसके पास होंगी? पार्लियामेंट के पास होंगी। और पार्लियामेंट क्या करेगा? इन यूनियन टेरिटरीज के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या होगा? अपॉइंट करेगा। और ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है, ये किसके जरिए द्वारा अपॉइंट होगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। एज यू नो, नाम प्रेसिडेंट का, काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। सो पार्लियामेंट एडमिनिस्टर करेगा, और प्रेसिडेंट जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करके जो क्या करेगा? सारा एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क देखेगा। अब प्रेसिडेंट जो है फ्रेंड्स, लेकिन चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटर की जगह जो किसी स्टेट का गवर्नर है उसको भी क्या कर सकता है? यूनियन टेरिटरी का चार्ज जो है दे सकता है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, अगर ऐसा होता है तो वो गवर्नर क्या करेगा? वो एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट के तौर पे वर्क करेगा, ना कि हेड ऑफ स्टेट के तौर पे वर्क करेगा। सर व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? सो फ्रेंड्स ट्राई टू रिमेंबर आर्टिकल 163 और आर्टिकल 74। हमने क्या पढ़ा है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर वॉट एवर इट इज। सो उसी आर्टिकल के जरिए समझिए फ्रेंड्स, जो प्रेसिडेंट होते हैं या गवर्नर होते हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या स्टेट की या सेंटर की के अंडर में काम करते हैं। पर अगर किसी गवर्नर को यूनियन टेरिटरी का हेड बनाते हैं, तो दिल्ली में क्या है फ्रेंड्स? लेजिस्लेटिव असेंबली है। पुडुचेरी में क्या है फ्रेंड्स? लेजिस्लेटिव असेंबली है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। सो यहाँ पर जो गवर्नर होगा वो इन स्टेट्स का हेड नहीं होगा, वो इन स्टेट्स के, दिल्ली को मैं एक स्टेट की तरह बोल रहा हूँ, वो इन स्टेट के अंडर में काम नहीं करेगा, वो प्रेसिडेंट के अंडर में काम करेगा, क्योंकि ये क्या है फ्रेंड्स? ये यूनियन टेरिटरी है। सो कितनी ब्यूटीफुली देखिए डिफाइन किया गया है कि स्टेट जो है उसका व्यक्ति गवर्नर भी, और कितनी डेप्थ है बी आर अम्बेडकर जी के थॉट्स में। स्टेट का पर्सन अगर यूनियन टेरिटरी का गवर्नर है भी, तो भी वो क्या होगा? प्रेसिडेंट के ही अंडर काम करेगा। इस सिस्टम को आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो सेंटर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसकी एडवाइस पे वर्क कौन करता है? प्रेसिडेंट वर्क करता है। प्रेसिडेंट की एडवाइस पे वर्क कौन करेगा? गवर्नर वर्क करेगा। और गवर्नर जो है वो किसको एडमिनिस्टर करेगा? यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर करेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर है भी दिल्ली और पुडुचेरी में, तो भी वो क्या रहेगी? साइडलाइन रहेगी, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है। यहाँ सीधा कंट्रोल जो है, जो डायग्राम मैंने बनाया उसमें देखिए, यहाँ सीधा कंट्रोल जो है किसका होगा? सेंटर का होगा, सीओएम का होगा। मतलब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन टेरिटरी, every decision will be taken by the union, that is council of minister, that is parliament। और पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि आपको कितनी पावर्स देना है और कितनी पावर नहीं देना है। जो पावर दे दी वो आपकी, जो पावर ना दी वो आपकी नहीं है। आई गेस आपको काफी हद तक फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। और मैंने ये जो एग्जांपल दिया है कि गवर्नर अपॉइंट हो सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है फ्रेंड्स? वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर जो है फ्रेंड्स प्रेजेंटली पंजाब के क्या है? गवर्नर है। और उन्हें साथ ही साथ चंडीगढ़ का भी क्या बनाया गया है? एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग,
सर आपने 3 यूनियन टेरिटरीज के लिए एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड इस्तेमाल किया है और 5 यूनियन टेरिटरीज के लिए आपने ल्यूटिनेंट गवर्नर वर्ड इस्तेमाल किया है। तो सर ऐसा क्यों? सो फ्रेंड्स समझेंगा कि जो प्रेसिडेंट है ये उसी का टास्क है कि जो एडमिनिस्टर कर रहा है वो उसको क्या नाम दे। तो 5 यूनियन टेरिटरीज में हमारा नाम क्या दिया जाता है? ल्यूटिनेंट गवर्नर। और 3 यूनियन टेरिटरीज में हमारे यहाँ नाम क्या दिया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर। और इसमें से आई गेस आप इस नाम को तो पहचानते ही होंगे, डॉक्टर किरण बेदी, जिन्होंने पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के तौर पे इलेक्शन भी फाइट करा है, बट वो हार गई थी। तो उसके बाद उन्हें क्या करा गया फ्रेंड्स? उन्हें पुडुचेरी का क्या बना दिया गया? ल्यूटिनेंट गवर्नर जो है बना दिया गया। सो प्रेसिडेंट डेजिग्नेशन भी देता है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो हमारे यहाँ दो डेजिग्नेशन जो हैं वो यूज किए जाते हैं, एक ल्यूटिनेंट गवर्नर और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर। आई गेस ये सब बातें आपको अच्छे से फ्रेंड्स क्लियर हो गई हैं। अब इसके आगे कंटिन्यूएशन में समझिए लेजिस्लेशन। अब फ्रेंड्स वी ऑल नो कि दिल्ली और पुडुचेरी दोनों में क्या है? दोनों में लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्योंकि स्टेट्स थे और वहां पर पहले लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, तो इसलिए एज अ यूनियन टेरिटरी भी हमने वहां पर क्या रखी है? लेजिस्लेटिव असेंबली जो है रखी है। बट यू स्टिल मस्ट बी थिंकिंग, सर अगर वहां पर अभी भी लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी तो फिर हमारा जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा? क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली अगर रहेगी तो वो तो स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट पे लॉस बनाएगी, और जब वो लॉस का फॉर्मेशन करेगी तो डेफिनेटली ये क्या करेगी? सरकार के वर्किंग को इंटरफेयर करेगी। सो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, जब यूनियन टेरिटरी की हम बात करते हैं तो उनकी पावर्स काफी मिनिमाइज हो जाती हैं। वो स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट पे लॉज बना सकते हैं, पर लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, जो मतलब किसी भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, इन सब्जेक्ट पर ये लॉज नहीं बना सकते। सर ये स्टेट लिस्ट क्या होती है? सो फ्रेंड्स समझिए, आपकी क्लास में जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्यूटर, इकोनॉमी, और हर टीचर का अपना एक सब्जेक्ट होता है जिससे वो इंडिपेंडेंटली डील करता है, उसी तरह से कंट्रीज को एडमिनिस्टर भी सब्जेक्ट्स के तहत किया जाता है। सो इसमें जो लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस है, ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें स्टेट जो है खुद कंट्रोल करता है। पर यूनियन टेरिटरीज के केस में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली बना भी दी गई है तो भी फ्रेंड्स उनके पास लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, इन 3 सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का राइट नहीं होता है। इसका प्रूफ जो है देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी सीएम हैं, वो असल में आपने कुछ साल पहले की अगर न्यूज देखी हो तो सीएम रहते हुए धरना प्रदर्शन वगैरह जो है केजरीवाल जी कर रहे थे। सो उस टाइम क्या हुआ, जो पुलिस है वो बकायदा उन्हें उठा के ले गई। तो ये न्यूज काफी पॉपुलर हुई कि एक सीएम को पुलिस कैसे ले जा सकती है। सो उस समय क्लियर आउट करा गया कि यूनियन टेरिटरीज जो है वहां पर पब्लिक ऑर्डर और पुलिस जो है उस पे चाहे शीला दीक्षित हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, दिल्ली के सीएम ही क्यों ना हो, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब लेकिन ये लेजिस्लेशन की बात भी कहाँ गई है फ्रेंड्स? तो ये बात जो है फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 239 ए के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई है। अब 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है फ्रेंड्स, ये मैंने इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरीज पढ़ाते वक्त बताया था कि ये वाली यूनियन टेरिटरी के कारण 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये वाली यूनियन टेरिटरी के कारण 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये वाली यूनियन टेरिटरी के लिए 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 10वां, 12वां, 14वां, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मैंने तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे थे। इफ यू रिमेंबर, मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन कि 10th किसके लिए, 12th किसके लिए और 14th किसके लिए। सो लेट्स रीड 239 ए क्या कहता है। 239 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पार्लियामेंट द पावर टू क्रिएट अ लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ फॉर सम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। सर सम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, डेफिनेटली फ्रेंड्स, हमारी जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से हमने अभी कितनों में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई है? सिर्फ 4 में। और लेजिस्लेटिव असेंबली जब बनती है तो वो क्या है फ्रेंड्स? एज यू नो भाई, वो तो लेजिस्लेचर का पार्ट है।
तो उसी के साथ में एक और बॉडी हमें क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव भी चाहिए। और एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। भाई आपने अगर ध्यान दिया हो फ्रेंड्स, तो जो क्या कहते हैं दिल्ली है, दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो लगातार क्या करते हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मोदी जी लाए हैं वो उसका क्या कर रहे हैं, लगातार जो है क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ये आपका आज का थर्ड होमवर्क है कि दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर करके टाइप कीजिएगा, आपको नाम मिल जाएगा। और बहुत ज्यादा न्यूज में यूट्यूब पे लगातार वीडियोस जो हैं वो इस पर डाल रहे हैं। सो दिल्ली में भी क्या होता है, लेजिस्लेचर के साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वर्क करती है। सो 239A में दिया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कारण अगर पार्लियामेंट को फील होता है कि लेजिस्लेचर लाया जाना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जानी चाहिए या फिर दोनों बनाई जानी चाहिए, सो उस कंडीशन में ऐसा करा जा सकता है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। सर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, इट मीन टू से फ्रेंड्स, ट्राई टू रिमेंबर, जब मैंने आपको आर्टिकल 1 से 4 पढ़ाया था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सिंपल मेजोरिटी से क्या करा जा सकता है, किसी भी नए स्टेट को क्रिएट करा जा सकता है। सो ये वही बात हो रही है कि अगर पार्लियामेंट ऐसा चाहती है, सो इसके लिए अमेंडमेंट जो है, चेंज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में करना बहुत इजी है। आप सिंपल मेजोरिटी से, सबसे इजी वाली मेजोरिटी से ऐसा कर सकते हो। तो ये हमारा कैसा फीचर हो गया, एक तरह का यूनिटरी फीचर हो गया। फेडरल फीचर डिफिकल्ट टू अमेंड, यूनिटरी फीचर इजी टू अमेंड। यूनिटरी फीचर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, फेडरल फीचर डिवीजन ऑफ पावर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा सेशन जो है वो आप वापस से देख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं इसको समझने के लिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो वो है दिल्ली। अब दिल्ली जो है, एज यू नो, इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा जाता है। तो ये प्रोविजन जो है पुडुचेरी के लिए तो पहले ही आ गया था फ्रेंड्स, पर दिल्ली के लिए ये बाद में आया था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और 1991 में आया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स पूछती है कि भाई एनसीआर जो है, एनसीटी जो है कब बना था। लेट मी टेल यू, 1991 के पहले दिल्ली जो है वो आधिकारिक तौर पे हमारी कंट्री की कैपिटल नहीं था। लीगली वो हमारी कंट्री की कैपिटल 1991 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद बना, जिसके बाद हम उसे एनसीटी और एनसीआर जो है वो कहकर बुलाने लग गए हैं। आई गेस आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। नाउ कंटिन्यूइंग, अब इसके बाद समझिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, अब उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव जैसा आपने समझा बनाए जाते हैं। सो एग्जीक्यूटिव में प्राइम एग्जीक्यूटिव कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। सो दिल्ली और पुडुचेरी के लिए भी क्या होगा, यही चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे। बट ट्राई टू रीड वेरी वेरी केयरफुली कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा। सो फ्रेंड्स, चीफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेगा। यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उसको अपॉइंट करना चाहिए। स्टेट में गवर्नर करता है, सेंटर में प्रेसिडेंट करता है, तो यूनियन टेरिटरी में प्रेसिडेंट क्यों। सो फ्रेंड्स, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। जो यूनियन टेरिटरी है किसके कंट्रोल में है, सेंटर के कंट्रोल में है। तो भाई अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा, सेंटर के ही द्वारा होगा ना। इसलिए चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। बट इट डजंट मीन बिना इलेक्शन के होगा। वी ऑल नो अरविंद केजरीवाल जी प्रॉपर इलेक्शन फाइट करके दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने हैं। अब और उसके बाद एज पर द आर्टिकल 75 एंड 164, जैसा हमने पढ़ा था कि जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने क्या करता है, अदर मिनिस्टर्स डिसाइड करता है कि कौन कौन बनेंगे। तो यहाँ भी सेम प्रिंसिपल फॉलो होगा। बट लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो मुझे बताइए स्ट्रेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है फ्रेंड्स। सो डेफिनेटली अगर आपको 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था, इसमें मैंने बताया था कि लोकसभा की जो है 15% स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की,
जो नियर अबाउट 81 होता है। तो यहाँ पे ये नंबर कितना है फ्रेंड्स, ये नंबर यहाँ पे काफी लेस है। दैट इज, अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, तो वहां 70 जो है 70 सीट्स होती है, तो 70 का 10% यानी कि कितने, 7 मिनिस्टर। दिल्ली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसमें केवल 7 मिनिस्टर जो है हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यूनियन टेरिटरीज के बारे में जितने भी बेसिक और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने स्टडी आउट कर लिए हैं। अदर देन डैट अगर मैं एक और बात बताऊं, सो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यूनियन टेरिटरीज के अपने हाई कोर्ट नहीं होते हैं, सिर्फ दिल्ली जो है उसका सेपरेट हाई कोर्ट है। सो अगर इस बात को भी मैं हाईलाइट करना चाहूँ, तो दिल्ली का सेपरेट हाई कोर्ट इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 241 जो है उसमें बताया गया है कि यूनियन टेरिटरीज के अगर हाई कोर्ट बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। हम मतलब कौन बना सकता है फ्रेंड्स, पार्लियामेंट बना सकती है। नाउ फ्रेंड्स, यू मस्ट बी थिंकिंग कि पिछले 4-5 दिन से मैं आपको बहुत क्लैरिटी से आर्टिकल्स नहीं बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आउट ऑफ द 395 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें हर आर्टिकल याद नहीं करना है। वी जस्ट हैव टू रिमेंबर द इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शुरू के जो फ्रेंड 100 आर्टिकल हैं उनमें हमें एक एक आर्टिकल बाय हार्ट याद होना चाहिए, 5-6 आर्टिकल्स को छोड़ के। बट अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल्स जो है वो कम ही इंपॉर्टेंट रह जाएंगे। सो हम उन्हीं आर्टिकल्स को क्लास में डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। अदरवाइज हम आर्टिकल का जो डेटा है वो क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो कंसेप्चुअल आते हैं, फैक्चुअल आते हैं और आर्टिकल से आते हैं। तो अब जो आगे का पोर्शन है उसमें आर्टिकल्स के नंबर कम और कॉन्सेप्ट और फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उन पर फोकस करूंगा। बट स्टिल जो काम के आर्टिकल्स हैं वो मैं आपको रीड आउट कर दूंगा। और मेन तौर पे आपको फ्रेंड्स पार्ट्स याद रखना है। अगर आपको ये याद रह जाता है कि कौन से पार्ट में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो अपने आप ही आप एक आइडिया लगा सकते हो कि अगला आर्टिकल जो है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस आर्टिकल से पूछा जा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स। So if you have any doubts, let us know in the comment section. Bye bye for now.